माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, एक्सिलरी वर्ब मींस होता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, या हिंदी में आप कह सकते हैं सहायक क्रिया। इसको सहायक क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हेल्प से हमें टेंस का बोध होता है, टेंस का पता चलता है ना। और हमेशा इसके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है, यानी ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब द मेन वर्ब इज यूज्ड, है ना। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे फ्रेजल वर्ब, है ना, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, यानी हम लोग फाइनाइट वर्ब का पार्ट पढ़ रहे थे। ऐसी क्रिया फाइनाइट वर्ब मतलब ऐसी क्रिया जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। ऐसी क्रिया जो अपने कर्ता पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार चेंज हो जाए, है ना, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस पर टेंस का प्रभाव पड़े, कर्ता का प्रभाव पड़े, है ना, तो उसे हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। तो फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत हमने पढ़ा मेन वर्ब के दो पार्ट, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब और हमने पढ़ा फ्रेजल वर्ब। और फ्रेजल वर्ब के बाद आज हम लोग ये दो टॉपिक बच गया था एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब मतलब होता है सहायक क्रिया, है ना। तो जो एक्सिलरी वर्ब होता है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो प्राइमरी एक्सिलरी होता है, एक मॉडल एक्सिलरी होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे। प्राइमरी एक्सिलरी मींस आप कह सकते हैं HB यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब जितनी हमारी सहायक क्रियाएं हैं जिनके बाद मेन वर्ब का प्रयोग होता है उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम शुरू से अगर ले तो हमारा डू हो गया, है ना, डू हो गया, डज हो गया, फिर इज हो गया, एम, आर, ठीक है, आर हो गया, हैज और सॉरी हैज हो गया, ठीक है, और हैज बीन और हैव बीन और हैव बीन, ठीक है। ये इस तरह से हमारा खत्म हो गया। पास में जाएंगे तो आपको डिड एक आपका एज हेल्पिंग वर्ब है। फिर इसके बाद कंटीन्यूअस की बात करेंगे तो वाज वर्ब हो जाएगा। फिर परफेक्ट में जाएंगे तो हैड और हैव बीन। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, है ना। इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को प्राइमरी एक्सिलरी कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे आप लिंकिंग वर्ब में पढ़े थे इज एम आर, एग्जांपल समझेंगे। जैसे हमने कहा कि आई एम अ टीचर, है ना, मैं टीचर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आई एम है एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जो सब्जेक्टिवा के बारे में कहा जाए। देखो आई क्या है, डॉक्टर है, सॉरी टीचर है, और टीचर क्या है, कौन है, आई है। तो कहीं ना कहीं आपस में संबंध है। ये टीचर है, इस सब्जेक्ट के बारे में है और जोड़ कौन है, एम। तो यहाँ पर जो एम है ये एज ए लिंकिंग वर्ब यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसी को हम इस तरह से यूज करें कि आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, पढ़ लीजिए, लिखा है आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, अब मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो यहां पर देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, ये हमारा HB है, बिकॉज आफ्टर दैट द मेन वर्ब इज यूज्ड, है ना, क्योंकि इसके बाद देखो मेन वर्ब रीड लगा है ना, READING, है ना, रीडिंग मेन वर्ब है। तो यहाँ ये किसी को जोड़ नहीं रहा है बल्कि एम से ये पता चल रहा है ये टेंस का बोध करा रहा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। तो ये इसकी सहायता से हमें टेंस का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए इसे कहा जाएगा हेल्पिंग वर्ब और ए मेन वर्ब। लेकिन यहाँ आप देखिए वही एम है लेकिन इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा है, जबकि एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को जोड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे, लिंक कर रहा है। तो जब जोड़ी भैया तो क्या कह जाएगा, लिंकिंग कह दिया जाएगा। लिंक में जोड़ना होता है ना। तो ये आप समझ गए कि कंफ्यूजन नहीं है कि लिंकिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर, एक बार समझेंगे। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होती है जिसके बाद मेन वर्ब नहीं आता है, लेकिन प्राइमरी एक्सिलरी वो वर्ब होती है जिसके बाद हमेशा मेन वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ रीडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, आज तक समझ में आ गया। तो जितने आपके टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं A to Z,
जितनी आपकी टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन सब को आप प्राइमरी ऑक्सिलरी की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आई डू नॉट लाइक हिम, आई डू नॉट लाइक हिम, मैं उसे पसंद नहीं करता हूं। तो यहाँ आपका ये आपका जो डू है ये एचवी है और यहाँ जो लाइक है आपका एमवी है ना। तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, डू से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगा है इसीलिए प्राइमरी ऑक्सिलरी है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा, शी वाज डांसिंग इन द पार्टी। अब यहां पर आप देख रहे हैं शी वाज डांसिंग इन द पार्टी, वो पार्टी में डांस कर रही है। तो यहां देखिए वाज जो है ये हमारा एचबी है और ये एमबी है ना। तो ये भी क्या होगा यहाँ पर होगा हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी। तो जितने टेंस वाले वर्ब होते हैं जिनसे आप टेंस पढ़ते हो, यानी प्रेजेंट में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज है ना। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज है, एम है और आर है, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज है और हैव है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन है। ये प्राइमरी ऑक्सिलरी। पास्ट में चलिए, पास्ट में आपका पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डिड है, पास्ट कंटीन्यूअस का वाज है, वाज वर है, और पास्ट परफेक्ट का हैड है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हैड बीन है। फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर, क्योंकि टेंस मेन दो ही होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट है ना। फ्यूचर टेंस वाली कैटेगरी में अधिकतर नहीं लिया जाता है, उसमें जो विल सेल होते हैं वो एज ए मॉडल वर्ब यूज होते हैं, और मॉडल वर्ब की ये पहचान होती है कि हमेशा उनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। तो हम समझते हैं कि ज्यादा एग्जांपल देने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं, इसको पढ़े होंगे। तो जितने टेंस वाली हेल्पिंग वर्ब होती है वो सारी प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। विदाउट कंफ्यूजन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। ओके, चलेंगे इस पर जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको मॉडल ऑक्सिलरी है ना। मॉडल कहीं ना कहीं मूड, जैसे देखो मूड है ना, मींस ये वर्ब मूड स्वभाव होता है ना, मूड, ये जो वर्ब होती है ना ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगती है, नॉट टेंस है ना, इस पे टेंस नहीं होता है। दिस ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगती है कि मतलब सिचुएशन कैसा है। इसमें कौन कौन से आते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले तो इसमें क्या आता है, कैन आता है। अब ये कैन प्रेजेंट है लेकिन इसका पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, खुद है। मे आता है, मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा भैया, माइट हो जाएगा, है ना। इसके बाद कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इसका मीन्स भी चाहिए होता है ना। मस्ट हो गया, शुड, शुड भी चाहिए होता है। उसके बाद वुड है ना, मस्ट, शुड, वुड, यूज्ड टू है ना, हैड बेटर, हैड बेटर है ना, ought to, OUGHT, ought to, etc है ना। ये सब किस में आती हैं, ये सारे जो हमारे वर्ब हैं ये किसी मतलब ये एक मॉडल वर्ग की कैटेगरी में आती है ना। ये सारे वर्ड जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। आप वो जानते होंगे कि सेल का प्रेजेंट फॉर्म होता है, उसका पास्ट शुड होता है, कुड होता है ना, यूज्ड टू होता है। कैन और कुड, कैन आपका प्रेजेंट है और कुड पास्ट है ना। जैसे बात करें जो कैन और कुड का प्रयोग आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल नहीं पढ़, थोड़ा सा समझेंगे कि हम लोग टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं ना, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मतलब डिटेल ज्यादा ज्यादा दिक्कत होगी। आप लोग इतना समझिए कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उसमें कौन कौन आते हैं और हम उसका कहाँ यूज करते हैं। तो जो कैन और कुड है, कैन इसका प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूं। आपको एग्जांपल दें, मैं इस कार्य को कर सकता हूं,
तो सकना की अंग्रेजी कैन होती है। सकता हूं यानी देखो ध्यान से, टेंस होते हैं 3, PRESENT प्रेजेंट, सेकेंड आपका होता है पास्ट, और आपका थर्ड होता है बाबू फ्यूचर। प्रेजेंट का कोई भी चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनका कोई भी पार्ट होगा तो इनके वाक्य अंत में क्या आ जाएगा, है आ जाएगा। इनका कोई भी पार्ट होगा तो इनके वाक्य अंत में क्या आएगा, था आएगा। इनका चार में कोई पार्ट होगा तो गा गे यूज होगा, तो आप समझ जाएंगे। है देखो तो प्रेजेंट समझ जाओ, था देखो तो पास्ट, और गा के देखो तो फ्यूचर, अपने आप समझ जाइए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ लिखा है मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। तो अच्छा देखिए, थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कैन का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर सामर्थ्य का भाव हो। जैसे आपके ऊपर डिपेंड हो कि आपके पास उतना पावर है, आप कर सकते हैं। यानी आप एक वर्ड में अगर याद करना चाहें तो कैन का प्रयोग अनुमति देने के लिए और मे का प्रयोग अनुमति मांगने के लिए किया जाता है। जैसे आप कहते हो मे आई कम इन सर, तो मे का प्रयोग आप रिक्वेस्ट के लिए करते हो, क्योंकि आप मतलब दूसरा कोई आपको कहेगा कम इन तब आप आ सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी को कहना कि तुम जा सकते हो तो यू कैन गो नाउ, हम कह सकते हैं। मतलब आदेश देने के लिए कैन का और आदेश मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे मैं इस कार्य को कर सकता हूं तो आई कैन डू दिस वर्क। सेम है, अगर था जाए वह इस नदी को पार कर सकता था, वह इस नदी को पार कर सकता था। तो आपको कुछ नहीं करना, ही था माने कुड हो जाएगा बाबू, ही खुद क्या हो जाएगा, ही COULD, he could cross this river। ठीक है, he could cross this river। अच्छा एक सेंस और आता है कि मतलब निषेध प्रकट करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम इस मैदान में नहीं खेल सकते हो, यू कैन नॉट प्ले इन दिस फील्ड, है ना। तुम वहां नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो देयर। या तुम, ठीक है, तुम्हें यहां नहीं रह सकते हो, यू कैन नॉट लिव हियर। आराम से आप बना सकते हैं तो समझ में आएगा। वह नहीं रह सकता था, ही कुड नॉट, वहां था आएगा, कुड लगा देंगे, हूं आएगा तो कैन लगाएंगे। मे की बात करेंगे, मे अनुमति मांगने के लिए आप कहते हो मे आई कम इन सर, क्या बोलते हो, मे आई कम इन बोलते हो ना। तो ये क्या होता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब यह रिक्वेस्ट मांग रहे हो, ठीक है। आप जैसे हमसे कहें कि मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कह सकते हैं यू कैन गो, आप जा सकते हैं। यानी हम सामर्थ्य के लिए, पावर के लिए कैन का प्रयोग करते हैं और मांगने के लिए मे का प्रयोग करते हैं। मीन्स भीख मांगने के लिए मे लगाएंगे और भीख देने के लिए कैन का प्रयोग करेंगे। विदाउट कंफ्यूजन समझ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर मे आई, जैसे आपको कहना है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। सपोज दैट आप रास्ते में जा रहे हो, किसी कहना है कि क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो विदाउट कंफ्यूजन आप कह सकते हो मे आई हेल्प यू। या अगर आपको कहना है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, आई कैन हेल्प यू, आपके पास पावर है इस तरह से, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आप मे का प्रयोग करेंगे। चलिए, और वो ऐसे सेम है, मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ या आ सकता था, तो आप माइट यूज कर देंगे पास्ट में, है ना। इसके बाद मे और माइट का प्रयोग संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कह दें कि आज वर्षा हो सकती है, अभी एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, यानी हम कह दें कि आज वर्षा हो सकती है। मीन्स क्लियर नहीं है, मे भी हो सकता है। अच्छा, आप मे भी सुने भी होंगे, संभावना के लिए मे भी हो सकता है ना। तो आज वर्षा हो सकती है, तो इसका हो जाएगा, देखो वर्षा होना कोई प्राकृतिक घटना हो, समय दिन तिथि आदि हो, तो सब्जेक्ट इट होता है विदाउट कंफ्यूजन।
इट हो सकती है तो है तो में लगा देंगे। इट में रैन टुडे, इट में रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। आज वो मुझसे मिल सकता है, आज वह मुझसे मिल सकता है। ही मे मीट, ही मे मीट मी टुडे, है ना, आज मुझसे मिल सकता है। वह आज घर जा सकता है। ही मे गो टू होम टुडे। संभावना व्यक्त करने के लिए आप में और माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं शुड पर, सॉरी मस्ट। देखिए मस्ट मतलब होता है, वैसे पहले शुड समझिए फिर मस्ट समझिएगा। देखो शुड मीन्स होता है चाहिए। जैसे कोई अगर कर्तव्य बोध कराना है किसी को, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम्हें समय में नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो आप मतलब बहुत इजी, मतलब कोई दबाव ना हो तो आप से समझा सकते हैं कर्तव्य बोध कराने के लिए। जैसे आपको कहना हो कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, तो क्या करोगे? यू शुड नॉट टेल अ लाई, ठीक है। उसको धूप में नहीं खेलना चाहिए, तो ही शुड नॉट प्ले इन द सन। पास में आ रही है। जैसे कहा जाए सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए, तो सभी को मानिए एवरीवन, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, ठीक है। गरीबों की सहायता करनी चाहिए, है ना, तुम्हें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? यू शुड हेल्प द पुअर, ठीक है। उससे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ही शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। तो अगर आप किसी का कर्तव्य बोध कराना है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इस सेंस में आप शुड का प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आराम से देख लीजिए। जैसे यू शुड नॉट टेल अ लाई, ही शुड नॉट प्ले इन द सन, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, यू शुड हेल्प द पुअर एंड ही शुड रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। यानी एक कर्तव्य बोध कराने के लिए आप शुड का प्रयोग करेंगे मॉडल वर्ब में, है ना। इसके बाद चलिए उड की बात करते हैं। तो भूतकाल की बात को रिपीटेशन के लिए, यानी उसको बताने के लिए आप उड का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं बचपन में विद्यालय जाया करता था। रिपीटेशन है भूतकाल की पास की। मैं बचपन में विद्यालय जाया करता था। आई वुड go to school in my childhood। जहां आप would का प्रयोग करते हैं वहां आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, सेम है। जैसे इसको इस तरह से आप कर सकते हैं कि I used to go to school in my childhood, ठीक है। यहां लगा सकते हैं, मतलब सेम होता है। जैसे वह गरीबों की सहायता किया करता था, he used to help the poor, he would help the poor, है ना। दादी जी कहानियां सुनाया करती थी। The grandmother used to tell the stories, the grandmother would tell the stories, कोई दिक्कत नहीं है ना। वह
बचपन में चाय बेचा करता था, यानी वह बचपन में स्टेशन पर चाय बेचा करता था, तो ही यूज्ड टू सेल द टी ऑन द स्टेशन, ठीक है, सॉरी एट द स्टेशन होगा। दूसरा ही वुड लगा सकते हैं, ही वुड सेल द टी एट द स्टेशन, मतलब जहां पर आप वुड का प्रयोग करेंगे वहां आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। और भूतकाल की बात को रिपीटेशन के लिए, मैं जाया करता था, सोया करता था, गाया करता था। जैसे मैं बचपन में कार्यक्रम में गाना गाया करता था, तो आई यूज्ड टू सिंग द सॉन्ग इन द फंक्शन इन माय चाइल्डहुड, या आई वुड सिंग द सॉन्ग इन द फंक्शन इन माय चाइल्डहुड। बिंदास आप इसका यूज कर सकते हैं, बात समझ में आ रही होगी। तो ये हमारा खत्म हुआ कौन कौन सा, शुड हमने देख लिया, कैन कुड देख लिया, है ना, वुड देख लिया, यूज्ड टू। अब यहां पर आते हैं हम लोग मस्ट। मस्ट मतलब थोड़ी सी जो जरूरी हो, मोस्ट हो, है ना, मस्ट ज्यादा जरूरी हो। जैसे तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, थोड़ा सा जो, जैसे, या थोड़ा इजी लेते हैं, मतलब जैसे उसे समय पर दवा लेनी चाहिए, थोड़ा दवा खानी, थोड़ा नहीं लगता है तो चाहिए, दवा लेनी चाहिए, तो उसे समय पर दवा लेनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा देखिए जरूरी वाला बात है ना, थोड़ा सा जरूरी है, तो क्या बोलेंगे, ही मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। देखिए ध्यान से, हमेशा मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, यानी सब्जेक्ट रहेगा प्लस आपका मॉडल वर्ब रहेगा प्लस MB1 रहेगा और प्लस सब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस फॉर्मेशन के आधार पर आप बनाएंगे। तो ही मस्ट टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, है ना, ठीक है। उसे अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो जो ज्यादा जरूरी है तो ही मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ऐसा लगा, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त समझिए। यहां पर एक वर्ब है आपका यूज टू का प्रयोग अनिवार्यता प्रकट करने के लिए किया जाता है, यानी जब आपको दिखाना है कि कोई चीज बहुत अनिवार्य हो, बिना किए नहीं चले वाला है वो ना, तब इसका यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कहना हो आपको यूज टू, है ना, जैसे तुम्हें अपने भाई को खोजना ही चाहिए, अब देखिए अनिवार्य है, खोजना ही चाहिए, तो इसके आधार पर आप आर टू का प्रयोग करेंगे। यू आर टू सर्च योर ब्रदर, इस आधार पर आप इसको बना देंगे। अब दूसरा हमारा जो अनिवार्यता प्रकट हो, चाहना ही चाहिए, करना ही चाहिए, सोना ही चाहिए, आप लगा देंगे। तुम्हें 2 घंटे नींद लेनी ही चाहिए, यू आर टू टेक, है ना, यू आर टू टेक द स्लीप, या यू आर टू स्लीप, ठीक है, इन द नाइट, है ना, इस तरह से यूज करेंगे। यहां लिखा हैड बेटर, इसका नुस्खा अच्छा ही होता, जैसे ये आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाइए। अगर कहा जाए कि ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप यहां से, या बेहतर होगा आप यहां से चले जाए, तो क्या करेंगे, यू हैड बेटर टू गो फ्रॉम हियर, यू हैड बेटर गो फ्रॉम हियर, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप चुप रहें, यू हैड बेटर, ठीक है, आपके लिए अच्छा होगा कि आप चुप रहें, यू हैड बेटर कीप क्वाइट, है ना, यू हैड बेटर
कीप क्वाइट। आपके लिए अच्छा होगा कि आप एक छाता खरीद ले। यू हैड बेटर, क्या बोलेंगे, यू हैड बेटर बाई एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। तो इस तरह से मॉडल वर्ब होती है ना। हम लोग थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं डिस्कस किए, मतलब समझ गए कौन कहां लगेगा, ठीक है। इस आधार पर ये वाला पार्ट है ना फाइनाइट वर्ब का खत्म होता है, ठीक। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नॉन फाइनाइट, ठीक है। चलिए हम लोग फाइनाइट का पार्ट पढ़ चुके, ठीक है। 6 पार्ट हम लोग पढ़े इसमें। अब इसका भी हम लोग, वैसे मेन तो 3 होता है लेकिन फिर भी 6 प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट एग्जांपल से समझेंगे। नॉन फाइनाइट ऐसे वर्ब होते हैं जिन पर ना तो टेंस का प्रभाव पड़ता है, ना तो कर्ता का, ना तो पर्सन, ना तो जेंडर, ना तो नंबर का। सपोज दैट आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़ा सा बताना चाहेंगे। अगर हम लेते हैं बॉय, तो बॉय की बात करें तो बॉय क्या है, आपका कॉमन नाउन है। इतना इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। बॉय का जेंडर क्या है, तो आप क्या कहोगे, सर ये तो मास्कुलिन जेंडर है ना। किसी दिक्कत हो तो बताइएगा, मास्कुलिन जेंडर है ना। फिर इसके बाद बात करें इसका, कॉमन जेंडर हो गया, मास्कुलिन हो गया ना, कॉमन नाउन है। अच्छा अगर उसके बाद पर्सन आता है तो कौन सा पर्सन है बाबू, थर्ड पर्सन। कौन सा है, थर्ड पर्सन। कैसे समझेंगे, आई बी को फर्स्ट मानते हैं, मानते क्या है भैया, कंफ्यूज नहीं होंगे। आई बी फर्स्ट है, यू सेकंड है ना। आई बी फर्स्ट, यू सेकंड है। तो अगर कोई चीज ये दुनाई है तो क्या है भैया, तो थर्ड पर्सन है। जैसे अगर कोई चीज ये सेकंड है, ई फर्स्ट है, आई बी फर्स्ट याद कर लीजिए, यू सेकंड याद कर लीजिए। तो उसके बाद बचा क्या, उसके बाद आपका बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं है, कंफ्यूजन ही होगा अपने मतलब। तो अगर कोई चीज आई नहीं है, ठीक है, और कोई चीज यू नहीं है, तो जाहिर सी बात है थर्ड पर्सन है। घर द्वार है ना, कुत्ता बिल्ली मार्कर बुक, ठीक है, राम श्याम, ये सब क्या है, एवरीथिंग इज थर्ड पर्सन। तो भैया ठीक है, नाउन का टाइप्स में नहीं, एक कॉमन नाउन है, जेंडर मास्कुलिन है, आदमी बोध हो रहा है, पुल्लिंग का पर्सन थर्ड है। एक बात और, नंबर कौन सा है, तो कहोगे बाबू सिंगुलर है। अंग्रेजी में नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो नाउन के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन यू, ठीक है, यू शुड नो, सॉरी अभी तो बड़ा है, यू मस्ट नो, आपको अवश्य जानना है। और अनिवार्यता प्रकट करना चाहे, यू वांट टू नो, आपको जानना ही चाहिए अबाउट द नाउन, है ना। चलिए नाउन वाले टॉपिक देख लीजिएगा, नाउन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे बात करेंगे हम कि जैसे आई वांट टू सिट, आई वांट टू सिट हेयर, मैं यहां बैठना चाहता हूं। यहां 2 काम हो रहा है, एक चाहना एक बैठना, 2 काम है कि नहीं है, ठीक है। आई वांट टू सिट, बैठना। अगर किसी वर्ब में ना नहीं आ रहा है तो या तो उसके पहले टू लगा होगा, उसमें क्या लगा होगा, वो आईएनजी लगा होगा। विदाउट कंफ्यूजन समझ सकते हैं। तो देखो अगर इसकी बात करें तो ये फाइनाइट वर्ब है, कहें अगर ही कहेंगे तो ये में यस लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ही वांट्स हो जाएगा। देखो ही वांट्स के साथ बदल जाएगा, ही वांट्स टू सिट हियर, लेकिन टू सिट में परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसको ही वांटेड टू कर दें, पास्ट में कर दें, टू सिट में परिवर्तन नहीं होगा। तो दोनों क्रिया है, यहो क्रिया है, तो ई वाला क्रिया कहेंगे फाइनाइट। काहे कहेंगे, कहीं कर्ता के अनुसार बदल जा रही है, इसको क्या कहेंगे, नॉन फाइनाइट। ये क्या है, असीमित क्रिया है, इस पर किसी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें, आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग, मुझे गाना गाना पसंद है। तो देखो यहाँ पे जो आई लाइक है, इसको आप लाइक कर सकते हो, यानी पास्ट में लिख सकते हो, या ही करोगे तो लाइक्स हो जाएगा, लेकिन सिंगिंग में परिवर्तन नहीं होगा भैया,
ही लाइक्स, आपको सिंगिंग सिंगिंग ही लिखना पड़ेगा, सिंग अ सॉन्ग। तो मतलब अगर किसी वर्ब में ध्यान से देखना, अगर किसी वर्ब के पहले टू लगा है या किसी वर्ब में आईएनजी लगा है तो किस कैटेगरी में आएगी? तो आप कहोगे वो नॉन फाइनाइट होगी, कोई समस्या नहीं है। चलिए इन्फिनेटिव की बात करें, हम केवल आज जीरो टू इन्फिनेटिव पढ़ेंगे, पार्टिसिपल कल डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इन्फिनेटिव की बात करें तो 2 + b1 होता है, जीरो की बात करें तो b1 + ing होता है। पार्ट देखो, इसको भी कहते हैं वर्बल नाउन, एक बार लिख दे रहे हैं पे, देखो वर्बल नाउन। बोलने से लग रहा है कि वर्ब होते हुए किसका काम करे? नाउन का। नाउन का काम करने का मतलब किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो, ठीक है। जिरंड है, इसको भी आप कहेंगे वर्बल नाउन। क्या कहेंगे भैया? वर्बल नाउन, क्योंकि ये वर्ब होते हुए भी नाउन का काम करता है। कैसे करवाते नहीं हम बताते हैं। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट ओनली, एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई ओनली नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव एक शब्द होता है जो केवल नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो पार्टिसिपल क्या करता है? सेम काम करता है। एडजेक्टिव यानी पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म which functions as an adjective। पार्टिसिपल क्रिया का एक रूप होता है जो वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। सेकंड पार्टिसिपल की बात करें तो b1 + ing। अब देखो यहाँ भी b1 + ing यहाँ भी है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन gerund and participle I will tell you tomorrow। द पास्ट पार्टिसिपल मींस होता है, अगर कहीं बात करें तो b3, और अगर बात करें भैया इसका परफेक्ट पार्टिसिपल तो परफेक्ट में क्या लगता है? हैव, तो हमें मिल जाएगा ये हैविंग + b3 या हैविंग बीइंग + b3। ये आपका क्या है? पार्टिसिपल वाला पार्ट है ना। मतलब आपको पार्ट ऑफ स्पीच आना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच मींस शब्द के भेद, और शब्द के भेद मतलब नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। डिफिनेशन भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बहुत पहले याद किए होंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन देखिए, प्रो वर्ड मींस होता है के बदले, के वास्ते, तो नाउन के वास्ते आएगा। उसके बाद एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट यूज टू क्वालिफाई ओनली नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद करें वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट द पर्सन, यानी हो क्या रहा है, कार्य क्या हो रहा है, वो वर्ब बताती है ना। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई अब एन एडजेक्टिव। देखिए वैसे तो एडवर्ब में क्रिया विशेषण होता है, लेकिन 3 काम करता है। वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। तो डेफिनेशन बनेगा कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई ए वर्ब, एन एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब, ठीक है। इसके बाद प्रीपोजिशन संबंध बताता है। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन to show its relation with the other word of the sentence। बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, प्रीपोजिशन का। तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो वाक्य में 2 नाउन होते हैं उसके बीच में संबंध को बताता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन 2 वर्ड और 2 सेंटेंस टुगेदर इज कॉल्ड कंजंक्शन। इसके बाद बात करें हम लोग इंटरजेक्शन 8वें की। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस
द सडन फीलिंग ऑफ द हार्ट, यानी इन दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस वी यूज्ड हुर्रा, एलोस, है ना, ओ, ओएच, एटीसी। तो मतलब यू हैव टू नो अबाउट द पार्ट ऑफ स्पीच, विदाउट नोइंग ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द ग्रामर प्रॉपरली। ठीक है, तो फर्स्ट अगर इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू प्रिपेयर द ग्रामर, है ना, तो फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज एडवर्ब, ईटीसी, है ना, आपको जानना पड़ेगा। तो हम शुरू से डिस्कस करते चल रहे हैं एकदम फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। आई विल टीच यू मतलब फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस पे मतलब इन्फिनिटिव की बात कर रहे थे। इन्फिनिटिव को वर्बल नाउन कहते हैं और वर्ब के पहले टू लगाओ तो आप जान जाइए क्या है, इन्फिनिटिव है। और जीरेंड दोनों वर्बल नाउन है, यानी दोनों वर्ब होते हुए किसका काम करते हैं, नाउन का काम करते हैं। सपोज दैट, और इसका अगर हिंदी आप निकालेंगे इन दोनों का, चाहे इन्फिनिटिव हो चाहे जीरेंड हो, इन दोनों की हिंदी निकालने पर इनकी वाक्य के अंत में नानी नहीं आता है। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे या तो जीरेंड, जहां जीरेंड लगता है वहां आप इन्फिनिटिव लगा सकते हैं और जहां इन्फिनिटिव लगा है वहां आप जीरेंड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। एग्जांपल देखते हैं हम लोग किसे कहते हैं ना। अब ये वर्बल नाउन है, मतलब वर्बल नाउन मतलब होता है कि वर्ब होते हुए नाउन का काम करे, और जो नाउन का काम करता है वो 5 काम करता है, सब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव वर्ब, ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब एंड केस इन एपोजिशन, 5 प्रकार से काम करता है। तो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे दिन में सोना हानिकारक है, थोड़ा हिंदी में आपको बता रहे हैं, दिन में सोना हानिकारक है, दिन में सोना हानिकारक है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सोना देखो आ रहा है ना, सोना, सोना मतलब स्लीप होता है, इसके पहले टू लगा दो। टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, है माने इज, और हार्मफुल मीन्स होता है हानिकारक। तो टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल। ठीक है, हम लोग आज जीवन डिस्कस कर रहे हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, इधर दो ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो टू स्लीप इन द डे इज हार्मफुल, दिन में सोना क्या है, हानिकारक है। अब देखो यहाँ जो है एक टू स्लीप, एक इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्टिव वर्ब है। थोड़ा और इजी आपको बताते हैं, जैसे टू प्ले, टू प्ले मीन्स होता है खेलना, इज अ गुड हैबिट, खेलना एक अच्छी आदत है। दूसरा है टू वॉक, टू वॉक माने चलना, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, इज गुड क्या होता है, अच्छा होता है, फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए। देखिए थोड़ी सी बात बताना चाहेंगे आपको, यदि कहीं भी यल के पहले ए आता है तो यल हमेशा साइलेंट रहता है, यल नहीं पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, इसको वाक पढ़ते हैं, TAL के, इसको टाक पढ़ते हैं, CALM, इसको काम पढ़ते हैं, इस तरह से याद करेंगे। दूसरा, यम के बाद बी कभी नहीं पढ़ा जाता है, यानी बी को अगर यम है उसके बाद बी है तो बी नहीं पढ़ेंगे। सपोज दैट जैसे LAMB क्या बोलेंगे, लैम्प, लैम्प नहीं बोलते हैं, लैम्प। दूसरा होता है COMB, पढ़े होंगे, खम्ब, खम्ब नहीं बोलते हैं, खम्ब माने कंघी बोलते हैं, है ना। इसके बाद बात करें BOMB, तो बम्ब होता है लेकिन बोलते हैं बॉम्ब, बी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी हम लोग क्या करते हैं कि मतलब यम के बाद बी नहीं पढ़ा जाता है, अगर यल से पहले ए है तो यल नहीं पढ़ा जाता है। अच्छा एक बात और है, यम के बाद यन नहीं पढ़ा जाता है, जैसे AUTMN आटम होता है ना, आटम, तो इसको नहीं पढ़ा जाता, यानी यम के बाद यन का उच्चारण नहीं होता, आटम पढ़ते हैं। एक वर्ड आप सुने होंगे, कॉलम, अरे कॉलम में स्तंभ होता है भैया, घर में बनाते हैं, बेग लगाते हैं ना, उसको कॉलम तो बोलते हैं।
तो कॉलम, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉलम, कॉलम केवल पढ़ेंगे, यन का उच्चारण नहीं करते, यानी यम के बाद हमेशा यन साइलेंट रहता है। चलिए थोड़ा हम लोग दूर चले गए ना, यहाँ पे आते हैं। टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिए टू वॉक है, किसका सब्जेक्ट, ये वाला है ना, ध्यान से देखिए इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन याद रखिएगा। इधर देखिए थोड़ा सा, वर्ब का इधर ही रहेगा तो सब्जेक्ट, अब इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने कहा आई लाइक दिस पेन, दिस पेन, वर्ब से कौन का क्वेश्चन करोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या का क्वेश्चन करोगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो भैया कौन पसंद करता है तो कहोगे आई, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। क्या पसंद करता है तो कहेंगे दिस पेन, का ऑब्जेक्ट। समझ में आगे नहीं आ गया, आ गया होगा। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं। जैसे वह नाचना पसंद करती है, वह यहां पर बिठा दे रहे हैं, वह नाचना पसंद करती है। जैसे वह नाचना पसंद करती है, तो सी लाइक्स टू डांस, सी लाइक्स टू डांस, वो नाचना पसंद करती है, ऐसे बनाएंगे, सी लाइक्स टू डांस, वह नाचना पसंद करती है। ठीक है। दूसरा, अब मैं सोने वाला हूं, अब मैं सोने वाला हूं। यहां देखिए वर्ब के बाद इसका यूज हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब हो गया। अब मैं सोने वाला हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम अबाउट टू स्लीप नाउ। देखिए क्या है, अबाउट हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ। देखो तो क्या है, टू स्लीप यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटिव है, यानी अगर कहीं आपको 2 + b1 दिखाई दे तो उसको क्या बोलोगे, इन्फिनिटिव बोलोगे, है ना। चलिए और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इस पर आते हैं। जैसे टू लिव विदाउट वाटर, टू लिव माने रहना, जिंदा रहना, विदाउट वाटर इज इम्पॉसिबल, यानी पानी के बिना जीवित रहना क्या है, इम्पॉसिबल, असंभव। जीवित रहना सब में नानी ने आएगा, जब हिंदी निकालोगे तो नानी ने ही आएगा। विदाउट कंफ्यूजन आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला पार्ट यानी इन्फिनिटिव खत्म हो गया। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, हम लोग कल वाली वीडियो में यानी टुमारो आई विल डिस्कस व्हाट इज जीरन एंड व्हाट इज पार्टिसिपल विथ the types of participle, what is present participle, what the difference between participle and gerund, and what is perfect past participle, verb form, and what is perfect participle. ठीक है, I will discuss tomorrow, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।